माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स होता है, यानी कि सेल के अंदर पाया जाने वाला ये भी एक ऑर्गेनल्स है जो कि सेल को फंक्शन करने में, सेल को लिविंग रखने में हेल्प करता है। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी सेल को लिविंग रखने में। माइटोकांड्रिया के बारे में देख लीजिए। माइटोकांड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि सेल के अंदर जब भी पावर की ज़रूरत होती है या फिर सेल के अंदर किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसमें माइटोकांड्रिया का रोल होता है। माइटोकांड्रिया का रोल होता है, हम दिखाना चाहेंगे आपको माइटोकांड्रिया एक्चुअल में कैसी दिखती है। ये रही, जैसे ये एक सेल है, ये एक कहाँ चले गए, हाँ ये एक सेल रही, ये एक सेल है, इसे हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस होता है सेल का सेंट्रल पार्ट होता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है हमने पहले ही देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, जैसे प्लाज्मा। अगर एक एनिमल सेल है तो इसमें जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और इसी में ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर इन्हें कहते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को जब और हम बड़ा करके देखते हैं, माइटोकांड्रिया को जब हम यहाँ से इनलार्ज करके देखते हैं तो इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक होती है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, बाहर की मेम्ब्रेन होती है बाहर की, और एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि माइटोकांड्रिया एक सेल के अंदर पाए जाने वाला एक वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो अंदर होता है उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, बाहर की मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन वो होती है पोरस, यानी कि इसमें जो है कि हल्के हल्के छेद पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं जो कि माइटोकांड्रिया में किसी चीज़ को परमिट करते हैं। हल्के हल्के पोर्स आपको सबसे आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाएगी। और इनर मेम्ब्रेन की ये विशेषता होती है या फिर खासियत होती है कि इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है अंदर की तरफ। ये देखिए फोल्डिंग पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग पाई जाती है, और जिससे ये इनर मेम्ब्रेन जो है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया को बढ़ाने का मतलब कि किसी भी जो केमिकल रिएक्शनें होती हैं उनके लिए जगह ज़्यादा, जैसे कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक किसी एक सीधी रेखा को रखें, यहाँ पर एक रस्सी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक इसे रखना हो, यहाँ से यहाँ तक कम जगह में, तो हम क्या करेंगे कि इसकी रस्सी को ऐसे करके अगर हम रख देते हैं तो ये कम जगह में ज़्यादा, यानी कि ये देख रहे हैं, इसे ही सरफेस एरिया कहते हैं। यहाँ तक अगर हम लोग रख रहे हैं तो हमें ज़्यादा से और सरफेस एरिया मिल जाएगी। अंदर की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में माइटोकांड्रिया में ये है कि वो फोल्डेड होती है, बाहर की मेम्ब्रेन पोरस होती है, और अंदर की मेम्ब्रेन जो है सेल के जो अंदर की माइटोकांड्रिया के अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है फोल्ड होने के कारण सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया को बढ़ाने का मतलब कि काम करने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाती है, और काम करने की जगह ज़्यादा मिल जाती है। अच्छा, माइटोकांड्रिया में काम क्या होता है? माइटोकांड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकांड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि सेल में जब भी कभी पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी सेल में पावर हाउस यानी कि जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए माइटोकांड्रिया पे डिपेंड रहेगी सेल, यानी कि उस एनर्जी को पूरा करने का काम या फिर दायित्व जो है माइटोकांड्रिया का होगा। उसी काम को पूरा करने का काम माइटोकांड्रिया का होगा। और वो किस फॉर्म में, एनर्जी जिस फॉर्म में रहती है उसे कहते हैं एटीपी कहते हैं। यानी कि वो जो एनर्जी होती है, एनर्जी पावर हाउस से जो एनर्जी किस रूप में रहती है वो रहेगी एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, और इसी एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी।
इसी एटीपी को कहते हैं, यानी कि ये वो सिक्का है जिससे ये यहाँ पे मतलब कि एनर्जी बनती है और जिस एनर्जी का इस्तेमाल सेल करती है अलग अलग तरह के काम करने के लिए सेल जो है कि इस्तेमाल करती है एटीपी को एनर्जी के रूप में, और वो बनाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ और विशेषताएं की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए होता है, इसका ओन डीएनए होता है, और इसमें होते हैं राइबोसोम, फ्री राइबोसोम इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो मैट्रिक्स पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सब विशेषताएं, राइबोसोम होने का मतलब कि ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होने का मतलब कि जो इसे आदेश दे सकती है कि ये वाली प्रोटीन बनाइए। अब आते हैं अपने एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे क्या है? एनसीईआरटी पे है कि माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानी जाती है। इसके पास 2 मेम्ब्रेन होते हैं, 2 मेम्ब्रेन कंटेनिंग। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है पोरस होती है, बाहर की मेम्ब्रेन जो है कि पोरस होती है, यानी कि सेल के अंदर कौन सी चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी चीज़ आएगी ये इसी पोर्स के थ्रू होता है, यानी कि बाहर की मेम्ब्रेन पोरस होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि हमने अभी इससे पहले देखा था, इनर मेम्ब्रेन जो है कि डीपली फोल्डेड होगी, यानी कि फोल्ड होती है अंदर की तरफ। और ये फोल्ड जो है, दीज फोल्ड्स अंदर की जो मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को बढ़ा देती है फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, जिससे एटीपी इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है एटीपी इज़ नोन एज एनर्जी की करेंसी, यानी कि जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी सेल को, ये एटीपी को ले जाएगी, वहाँ पे एटीपी को ले जाके उस काम को कराने के लिए एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेगी। एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने का काम एटीपी के द्वारा होता है। एटीपी कह रहा है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो है ना, ये इनफोल्डिंग बन जाने के कारण जितनी ज़्यादा इनफोल्डिंग रहेगी उतने बढ़िया, या फिर उतने नंबर में एटीपी ज़्यादा बनेगी। और द एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, और यानी कि जब फोल्डिंग जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा, जिससे नंबर ऑफ एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि एटीपी बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन चाहिए वो ज़्यादा बनेगी, जिससे एटीपी ज़्यादा बनेगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि वो सभी जो केमिकल एक्टिविटी देखिए पढ़िए, द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल रिएक्शन, अलग अलग केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए जो जिससे लाइफ जो है कि जिससे कोई मनुष्य या फिर कोई चीज़ लाइफ यानी कि जीवित रहता हो, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनाती है, और इसी एटीपी की सहायता से जो है कि सेल के अंदर ढेर सारी एटीपी बनती है, और इसी एटीपी की सहायता से सेल के अंदर ढेर सारी केमिकल रिएक्शनें चलती रहती हैं, और जिससे सेल जीवित रहती है। एटीपी का पूरा नाम यहाँ पे दिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसका फुल फॉर्म याद रहना चाहिए आप लोगों को। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल नोन एज द एनर्जी करेंसी, और इसी एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑफ द सेल द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन द एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड। नए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर रहती है, यानी कि इसी एटीपी की हेल्प से नए केमिकल कंपाउंड बनाए जाते हैं इस एटीपी की मदद से। एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क, और कोई भी मैकेनिकल वर्क जो बॉडी में होता है उसमें भी एटीपी हेल्प करती है, यानी कि एटीपी खर्च होती है। बिना एटीपी के शरीर के द्वारा कोई काम नहीं किया जा सकता, सीधी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक अजीब या फिर अलग बात हुई ये है कि इन द सेंस ऑफ दे
हैव देयर ओन डीएनए, इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए, इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है। एंड राइबोसोम, और राइबोसोम भी होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया अपनी खुद की प्रोटीन बनाने का डिसीजन लेती है या फिर ले सकती है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए रहेगा और इसके पास इसका खुद का राइबोसोम रहेगा, जिससे ये अपना खुद का डीएनए होने के कारण खुद का डिसीजन ले सकती है और जो है कि राइबोसोम होने के कारण अपनी खुद की प्रोटीन बना सकती है। ये तो बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो हो गई, अब अगला जो सेल ऑर्गेनल्स आएगा, इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, उसे देखते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में देखते हैं, प्लास्टिड क्या है। फिर उसके बाद वैक्यूल देखेंगे, वैक्यूल, प्लास्टिड, वैक्यूल, दो ठो। उसके बाद सेल डिवीजन। प्लास्टिड क्या है? पहली बात जो लिखा है, प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। पहली सबसे अनोखी बात यह है कि प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। ठीक है, प्लास्टिड एक बार देख लेते हैं प्लास्टिड क्या है। आइए, ओहो, यहाँ से ये रहा। ओके, ये हमारी सेल है, दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर। ये हमारी एक टिपिकल या फिर सामान्य प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे वो ये है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले हमने न्यूक्लियस पे बात कर लिया है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इससे पहले वाले वीडियो में बात कर लिया, और गोल्गी एपरेटस के बारे में बात कर लिया। ये लाइसोसोम के बारे में बात कर लिया, ये भी गोल्गी एपरेटस है। ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये प्लास्टिड, ये जो ग्रीन कलर का है इसे कहा जाता है प्लास्टिड। ये जो ग्रीन कलर का है इसे प्लास्टिड कहा जाता है, इसे कहते हैं प्लास्टिड। हैं, ये जो ग्रीन कलर का है इसे प्लास्टिड कहते हैं। इसके बारे में और देखिए, प्लास्टिड। पहली बात तो ये हुई कि प्लास्टिड जो है, पहली ये बात हुई कि प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। प्लास्टिड कहाँ पाया जाएगा? प्लास्टिड पाया जाएगा केवल और केवल प्लांट सेल में। प्लांट सेल में पाया जाने वाला जो ऑर्गेनल्स उसे प्लास्टिड कहते हैं, केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। ये हो गया क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड। ये कई तरह के प्लास्टिड पाए जाएंगे, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट होगा। क्रोमोप्लास्ट जो है कि प्लांट को कलर देने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं कलर्ड प्लास्टिड या फिर क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ। क्रोमोप्लास्ट के बाद आ जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया। फिर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो कि लीफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। और उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वाइट इन कलर होता है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट जिसमें पाया जाएगा उसका कलर होता है वाइट। उसका कलर कैसा होगा? वाइट इन कलर होगा। अभी तो हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। क्लास 9 का जो है, क्लास 9 के चैप्टर में जो है वो इसी के बारे में अभी तक लिखा गया है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि फोटोसिंथेसिस में, क्रोमोप्लास्ट किसी भी प्लांट में देखते हैं हम लोग, प्लांट में अलग अलग कलर होता है। प्लांट में अलग कलर होता है, जैसे कि टमाटर आपका रेड हो गया, पपाया आपका येलो हो गया, ऑरेंज का दूसरा कलर हो गया। इसी तरह जो कलर देने का जो काम करता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये स्पेशल ग्रीन कलर देने का काम करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का ल्यूकोप्लास्ट प्लांट की जिस पार्ट में ल्यूकोप्लास्ट होगा उसके कारण जो है कि प्लांट का कलर जो होता है वाइट होता है, उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। आगे इलियोप्लास्ट पढ़ेंगे, ऑयल को स्टोर करने में। एमाइलोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट है, ये इलियोप्लास्ट हो गया। और प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोरेज करने वाला। ये सब चीज़ें आगे मतलब ये हायर क्लास में जब आप 11th-12th में जाएंगे, 11th में स्पेशली, तब वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी हम आते हैं अपने क्लास वाले लेवल पे। क्लास वाले लेवल पे क्या कह रहा है?
प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। पहली बात तो ये कि प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड, मेनली दो तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड होता है जिसके कारण प्लांट को कलर मिलता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कि ये वाइट होगा या फिर इसे ही कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसमें एक पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग, ये जो क्रोमोप्लास्ट हमने देखा, क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड में ही क्रोमोप्लास्ट में एक कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, एक पिगमेंट को कंटेन करता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। पिगमेंट को कौन सा पिगमेंट होता है उसे कहते हैं क्लोरोफिल, नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। अगर एक क्रोमोप्लास्ट में एक ऐसा रुकिए मैं दिखाता हूँ, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट जो है कि क्रोमोप्लास्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस के पर्पज़ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड होगा, यानी कि कोई भी कलर रख सकता है, हो सकता है लाल हो, पीला हो, हरा। एक ऐसा क्रोमोप्लास्ट जो हरा रंग देता हो, जिसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये है क्रोमोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। यानी कि अगर हरा रंग का या फिर ग्रीन रंग का पिगमेंट है तो उसे कहेंगे क्रोमोप्लास्ट अलग है, जो कि अलग अलग तरह कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट को, और क्लोरोप्लास्ट स्पेशल हरा रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए क्या लिखा है फिर से, वंस मोर। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट तो वाइट होगा, वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल पिगमेंट को रख रहा है तो उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट को रख रहा है तो उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट ही इम्पॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट में एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्लांट जो है फूड को प्रिपेयर करता है, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्पेशल क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए लिखा है क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में जो है कि क्रोमोप्लास्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कलर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस, ये देखिए एक बात लिखा है क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस, हो सकता है वो येलो कलर, ऑरेंज पिगमेंट अलग अलग पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल के साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट है, इसमें कह रहा है कि क्लोरोफिल के साथ साथ क्लोरोफिल इंग्लिश देख लीजिएगा, क्लोरोफिल के साथ साथ अलग पिगमेंट भी, क्लोरोफिल के साथ साथ हो सकता है येलो या फिर हो सकता है येलो या फिर रेड पिगमेंट भी रख सकता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरा तो रहेगा ही, साथ साथ में हो सकता है वो पीला या फिर लाल, दोनों तरह का कलर ले सकता है। ये थोड़ा सा रुक के पढ़ने वाली चीज़ है, धीरे धीरे। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस कलर, ऑरेंज पिगमेंट या फिर येलो पिगमेंट भी होते हैं इन एडिशन टू क्लोरोफिल के साथ साथ। जो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स in which materials such starch, oil, protein granules are stored. Leucoplasts are primary organelles in which materials such, ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल्स है, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इसे देखिए, ये जो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी यानी कि मुख्य रूप से ऐसा ऑर्गेनल्स है विच मटेरियल्स है जिसमें स्टार्च हो गया,
ऑयल हो गया, प्रोटीन्स के ग्रेन्यूल्स हो गए, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या फिर कण होते हैं वो स्टोर होते हैं। प्रोटीन्स के कण जो हैं या उसे स्टोर करते हैं। ये जनरली ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कह रहा है। ल्यूकोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स या फिर जिनका प्राइमरी काम होता है जिसमें स्टार्च या फिर ऑयल या फिर प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स स्टोर होने का काम करते हैं। द द इंटरनल द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर रहा है कि अंदर से कैसा दिखता है। क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है उस पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हम अभी बता देते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द न्यूमरस यानी कि ढेर सारी मेम्ब्रेनस लेयर, मेम्ब्रेन से बनी हुई लेयर होती हैं। एम्बेडेड ये मटेरियल कॉल्ड स्टोमा, और ये जिस मैटर में पाई जाती हैं या फिर मटेरियल में पाई जाती हैं उसे कहते हैं स्टोमा। दिस सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कुछ जो है कि स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलरिटी रखते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। देख लीजिए, अब बता देता हूँ थोड़ा और डिटेल में शाम से। क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्लोरोप्लास्ट ये रहा क्लोरोप्लास्ट में कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोप्लास्ट पे जो हम लोग बात कर रहे थे, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। जब हम क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो इसमें लिक्विड स्टेट में चीज़ें रह रही हैं उसे तो हम कहते हैं स्टोमा यानी कि वो लिक्विड स्टेट है। और अंदर जो है कि मेम्ब्रेन की तरह, ये देख रहे हैं मेम्ब्रेन की तरह ये स्टाक गट्ठर लगे हुए हैं। ये भी एक मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन को उससे जोड़ने का काम कर रही है। ये मेम्ब्रेन ही मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं, एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। इसमें जो है कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक सिंगल को थैलेकॉइड कहते हैं, जो कि इसमें क्लास 9 के एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पिक्चर में है तो हम बता रहे हैं कि इसमें थैलेकॉइड कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर हम 5-6 ठो ले लें, एक सिंगल को ना लेकर पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो उसे कहते हैं ग्रैनम। ये भी एक मेम्ब्रेन है जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने का काम करती है। ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। और जो एनसीईआरटी में लिखा है वो यानी कि 9th वाली एनसीईआरटी में इसमें है कि इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही खुद का डीएनए होगा और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही खुद का राइबोसोम भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होने की स्वतंत्रता इसे भी प्राप्त है। ठीक है, आते हैं अपनी एनसीईआरटी पे आते हैं। ठीक है, प्लास्टिड की अगर हम फिर से एक बार रिवीजन करते हुए बात करें तो प्लास्टिड प्रेजेंट होता है केवल प्लांट सेल में। इसमें 2 तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसे हम कलर्ड प्लास्टिड कहते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसे वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कंटेन करता है पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट जो कंटेन करता है पिगमेंट क्लोरोफिल को उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ये वाली लाइन मस्त है, देखिए, क्रोमोप्लास्ट जो कंटेन करता है पिगमेंट उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है कि आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस या फिर भोजन बनाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा येलो और ऑरेंज कलर भी हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में दूसरे वाले ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से या प्राइमरी ऑर्गेनेल्स है जिसमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल को स्टोर करने का काम करता है।
इनर स्ट्रक्चर या फिर इनर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में ढेर सारे न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर होते हैं जो कि जिस मैट्रिक्स में होते हैं इन द एम्बेडेड इन मटेरियल कार्ड जिसमें होते हैं, या फिर जिस मैट्रिक्स या फिर जिस लिक्विड स्टेट की बात करते हैं उसे स्टोमा कहते हैं। ये सिमिलर होते हैं, ये जो प्लास्टिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, इसमें इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दिखता है। प्लास्टिड में भी इसके खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियम पाया गया था। और उसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर उसे वैक्यूल कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होती है? वैक्यूल वैक्यूल क्या होती है? वैक्यूल को पहले हम लोग देख लेते हैं इमेज के थ्रू, या फिर जो इमेज है उसके थ्रू देख लेते हैं वैक्यूल है क्या। वैक्यूल है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल में ये जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल कहो या फिर वैक्यूल कहते हैं। ये वैक्यूल की खासियत क्या क्या है? वैक्यूल के अंदर स्टोरेज का काम होता है। वैक्यूल के अंदर पहला काम है स्टोरेज काम होता है। स्टोरेज किन चीज़ों का, चाहे वो चीज़ सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, दोनों चीज़ों का स्टोरेज होता है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में वैक्यूल पाई जाती है, पर प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी बड़ी होती है। लगभग 50 से 90% सेल का जो टोटल साइज उसका 50 से 90% वैक्यूल अकेले ऑक्यूपाई करने का काम करती है, जबकि इसकी तुलना में जो एनिमल में वैक्यूल होती है वो होती है छोटी। ये वैक्यूल बड़ी होने के कारण ये वैक्यूल यानी कि ठीक ठाक जगह घेरने के कारण सेल को एक अंदर से टर्जिडिटी या फिर अंदर से एक मजबूती प्रदान करने का काम करती है। इसमें जो है कि सेल को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। और वैक्यूल जो है कि अलग अलग सब्सटेंसों को स्टोर करने का काम करती है, यानी कि सेल के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उन सभी चीज़ों को स्टोर करने का काम कौन करता है? उन सभी चीज़ों को स्टोर करने का काम करती है वैक्यूल। इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो भी चीज़ें होती हैं वो इसी वैक्यूल में आके स्टोर होती हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस की बात करें, हो सकता है वो शुगर हो या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड हो। इन सभी चीज़ों को स्टोर करने का काम एमिनो एसिड हो या फिर कुछ प्रोटीन हो, सम प्रोटीन। इन सभी चीज़ों को स्टोर करने का काम कौन करता है? इन सभी चीज़ों को स्टोर करने का काम वैक्यूल करती है। अब चलते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है भाई? वैक्यूल आर द स्टोरेज सैक यानी कि थैली है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ स्टोर की जा सकती है। सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट स्टोर किए जा सकते हैं। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल में बात करें तो छोटी साइज की पाई जाती है, वाइल इन प्लांट सेल में वेरी लार्ज वैक्यूल काफ़ी बड़ी पाई जाती है। सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं यानी कि बीच में होगी और बड़ी होगी। कुछ प्लांट में ऑफ सम प्लांट्स सेल में ऑक्यूपाई हो सकता है सेल का 50 से 90% भाग अकेले वैक्यूल कवर किए रहे, वैक्यूल घेरे रहे। ऑफ द सेल वॉल्यूम, सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 50 से 90% भाग जो है यही वैक्यूल घेरे रहे। ईच सेल, प्रत्येक सेल नहीं ऊपर लिखा है। इन प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सैप यानी कि एक सूप की तरह होगा है, जो कि उसी सेल को टर्जिडिटी अंदर से मजबूती प्रदान करने का काम करता है, एंड रिजिडिटी प्रदान करने का काम करता है सेल को। मैनी सबस्टेंस इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल, कई सबस्टेंस जो कि सेल की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होंगे हैं वो सभी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं किसमें? वैक्यूल में। यानी कि प्लांट के लिए जो चीज़ ज़रूरती होती है अगर प्लांट चाहे तो उसे वैक्यूल में स्टोर कर सकता है। हो सकता है ये किसी तरह का एमिनो एसिड हो या फिर शुगर हो या फिर वेरियस अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड हो। सम प्रोटीन को भी वैक्यूल चाहे तो स्टोर कर सकता है।
वैक्यूल के बाहर इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक सेल के द्वारा ही पूरी लाइफ परफॉर्म की जाती है, लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पहले का वीडियो पड़ा है उसे देख लीजिए। सिंगल यूनिसेलर और मल्टीसेलर हमने बताया है, एग्जाम्पल भी दिया था अमीबा। सिंगल सेल जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। फूड वैक्यूल में क्या रहेगा, उसमें फूड वैक्यूल में फूड आइटम रखे रहेंगे। इन अमीबा है जिसे अमीबा बाद में क्या करे, कंज्यूम करे या फिर अपने लिए इस्तेमाल करे। इन सम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल यानी कि स्पेशल प्रकार के वैक्यूल पाए जाते हैं। आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्रीट वेस्ट यानी कि सेल के अंदर जो वेस्ट होते हैं उसे सेल से बाहर निकालने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैक्यूल का इस्तेमाल होता है। यानी कि पहले वैक्यूल में भर दीजिए और वैक्यूल क्या करेगा, सेल के बाहर इन चीज़ों को निकाल देगा। एंड सम वेस्ट फ्रॉम द यानी कि एक्सिस वाटर, सेल के अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पानी हो गया है, एक्सिस वाटर हो गया, उसे निकालने का काम, और सम वेस्ट जो होता है सेल के अंदर बंद है उसे निकालने का काम यही वैक्यूल करेगा। वैक्यूल का ये काम भी है। ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड द एबिलिटी फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इस तरह जो है कि प्रत्येक सेल, ईच सेल दस एक्वायर्स इस स्ट्रक्चर, अपना सेल जो है कि एक अलग स्ट्रक्चर बनाती है और एबिलिटी टू फंक्शन, और फंक्शन करती है, अपना एक स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाती है बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वे, जिसमें हेल्प करते हैं इसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं और स्पेसिफिक वे में जो है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, सेल को एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबिलिटी देता है। इसका कोई ख़ास मतलब नहीं, अर्थ जान लीजिए, कुछ वैसा खास नहीं लिखा है। द सेल हैज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल के पास उसका खुद का बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म द फंक्शन, जिससे सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती है। यानी कि रिस्पायरेशन सेल कर सकती है, कर सकती है, ऑब्टेन न्यूट्रिशन ले सकती है, या फिर जो है कि सेल को अपना वेस्ट क्लियर करने का जो होता है वो भी फंक्शन, ही सभी फंक्शन को या फिर नए प्रोटीन को बनाने जैसे अलग अलग काम सेल कर सकती है। द सेल आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरह जो है कि सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट हो जाती है। इट आल्सो बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ, और यह इसी तरह जो है कि जो लाइफ होती है उसकी एक बेसिस हो जाती है, या फिर बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो है कि लाइफ को फंक्शन करने की सबसे मूल होती है या फिर सबसे छोटी यूनिट हो जाती है। सेल डिवीज़न की बात करेंगे। सेल डिवीज़न एक्चुअल में है क्या? सेल डिवीज़न, जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीज़न कहते हैं। न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म, नई सेल जो ऑर्गेनिज्म बनती है इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, यानी कि डेड एंड इंजर्ड सेल, एंड फ्रॉम द गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। नई सेल कब बनती है? न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव में नई सेल कब बनती है? जो है कि नई सेल तब बनती है जब पुरानी ओल्ड सेल को रिप्लेस करना हो, या फिर कोई सेल वहाँ पे डेड कर गई हो, या फिर इंजरी हो गई हो सेल में इंजरी हो गई, या फिर गैमेट्स बनाना हो, तब जो है कि सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न कब होगा? जब इंजरी हो गई हो सेल में, या फिर एक सेल पुरानी सेल को रिप्लेस करना हो, या फिर मर गई हो सेल, या फिर गैमेट्स का रिक्वायरमेंट हो रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन यानी कि एक सेल से दूसरी सेल का बनने के लिए जब गैमेट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि गैमेट्स को बनाने के लिए भी सेल डिवीज़न चाहिए होता है। बाय द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इन द सेल डिवीज़न, वह प्रोसेस जिससे नई सेल बनती है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड, यानी कि वह प्रोसेस जिससे नई सेल बनती है उसे कहते हैं सेल डिवीज़न। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, यहाँ पे दो मेन टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। यानी कि दो तरह का सेल डिवीज़न है, माइटोसिस है और एक
मियोसिस होता है। सेल डिवीज़न कब होता है? सेल डिवीज़न तब होगा जब जब जो है कि जब जो है कि एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाना होता है, यानी कि जब किसी दूसरी सेल को बनाना होता है, या फिर पुरानी सेल जो है उसे रिप्लेस करना होता है, या फिर गैमेट्स रिक्वायर होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तब सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न 2 तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट सेल डिवाइड एंड ग्रो इज कॉल्ड माइटोसिस। सबसे जो कॉमन प्रोसेस है ऑफ सेल डिवीज़न वो उसे कहते हैं माइटोसिस। सबसे कॉमन बड़ा नाम वाला माइटोसिस है, उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा काम होते हैं, जैसे कि बाई विच द मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड, जिसमें ज़्यादातर सेल इसी प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करती हैं। फॉर ग्रोथ, या फिर ग्रो करने का काम करना है किसी ऑर्गेनिज्म के, पेड़ जो बढ़ते हैं उसमें भी माइटोसिस का काम होता है। हम जो बड़े होते हैं या फिर कहीं चोट लग जाती है वो ठीक होता है, वो भी माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है। ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, जो पहले सेल होती है, ये जो 2 सेल बनी है इसे डॉटर, ये जो नई सेल बनेंगी ये सेल जो होगी मदर सेल, जो जिस सेल से नई सेल बनती है नई वाली सेल को डॉटर सेल, और पुराने वाली जो सेल उसे कहते हैं मदर सेल, यानी कि जिससे बनी हो उसे मदर सेल, और जो बनी है सेल नई वाली उसे कहते हैं डॉटर सेल। डिवीज़न फ्रॉम 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी कि जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस जब होगा तो जैसे आपकी मदर सेल रहेगी, यानी कि 2 ठो लाल वाला 2 ठो स्काई ब्लू वाला, यानी कि 2 ठो लाल 2 स्काई ब्लू, 2 लाल 2 स्काई ब्लू, अगर ऐसा ही बनाना हो एकदम आइडेंटिकल, जैसी मदर सेल वैसी ही डॉटर सेल, जैसी मदर सेल वैसी डॉटर सेल बनाना हो तो उसमें माइटोसिस प्रोसेस होता है। डिवीज़न फ्रॉम द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती हैं। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए इसमें 4 क्रोमोसोम, इसमें भी 4 क्रोमोसोम, इसमें भी 4 क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इसमें रहते हैं वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम नई बनने वाली डॉटर सेल में भी रहेंगे। किसमें माइटोसिस में। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, इट हेल्प टू ग्रो रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है किसी जीव के ग्रोथ करने में, जैसे कि प्लांट ग्रोथ करते हैं, हम ग्रोथ करते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, या फिर कहीं चोट लग जाती है कट के निकल जाता है तो उसमें रिपेयर करने वाला जो काम होता है वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है। सम स्पेसिफिक सेल परफॉर्म ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू के जो स्पेसिफिक सेल होते हैं, विशेष सेल, चाहे वो प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिससे फर्टिलाइजेशन के बाद गिव द न्यू राइज ऑफ स्पीसीज, यानी कि बच्चे जो बनते हैं डिवाइड बाय द डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस के थ्रू होता है। मियोसिस क्या अभी मैं समझा रहा हूँ, हाँ, विच इन्वॉल्व 2 कंसिक्यूटिव डिवीज़न। मियोसिस में 2 बार डिवीज़न होगा, कंसिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक डिवीज़न होगा। व्हेन सेल डिवाइड बाय द मियोसिस, जब मियोसिस के थ्रू सेल डिवाइड करती है 4 नई सेल बनती है, यानी कि जब मियोसिस के थ्रू एक मदर सेल है, मदर सेल से जब मियोसिस के थ्रू डिवीज़न होगा, मियोसिस के थ्रू तो 1 2 3 और 4 सेल बनेगी। वहीं पे माइटोसिस के थ्रू जब होगा सेल डिवीज़न तो एक सेल से 2 सेल बनती है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है न्यू सेल। इंस्टेंट ऑफ द जस्ट 2, जैसे कि 2 बनती थी माइटोसिस में, उसके स्थान पर 4 सेल बनेगी। द न्यू सेल ओनली हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें जो है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, यानी कि इसमें देखिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ठो, 1 2 3 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ठो, इसमें भी 1 2 3 4 ठो इसमें भी, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर सेल में रहेंगे वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में रहेगी माइटोसिस में। जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, 1 2 3 4 4 ठो क्रोमोसोम, जो 4 ठो डॉटर बनी उसमें 1 2, इसमें 2, इसमें 1 2 1 2 1 2, यानी कि 2 क्रोमोसोम संख्या, यानी कि जो मदर सेल में 4 क्रोमोसोम होते हैं और आके डॉटर सेल में अगर प्रोसेस मियोसिस हुआ है, आधा हुआ है, अगर प्रोसेस मियोसिस हुआ है तो उसमें
ये 2 ही उसमें प्रोसेस मियोसिस हुआ है तो उसमें 2 ही क्रोमोसोम रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट द मदर सेल। कैन यू थिंक टू वे ऑफ द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हाफ इन डाटा सेल। देखिए माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। अब देखिए समझने वाला काम करिए। माइटोसिस क्या होता है, ध्यान से सुनिए, अपने आप आ जाएगा। माइटोसिस जो है कि हमारी बॉडी में होने वाला सबसे कॉमन या फिर सेल में होने वाला सबसे कॉमन तरह का डिवीज़न होता है। जैसे कि हमारे बाल जो बढ़ते रहते हैं लगातार, या फिर कभी जीभ कट जाती है, किसी कारणवश जीभ कट जाती है तो उसे कुछ समय बाद देखेंगे ठीक हो जाता है। कोई हल्की फुल्की चोट लगी होती है बॉडी में, तो वो काम जो है कि उसमें नई सेल आ जाती है, उस जगह को भर देती है। तो उस जगह को भरने के लिए ये एक सेल से दूसरी सेल बनी है, तो उसमें जिस प्रोसेस के थ्रू बनी होती है उसे कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 रहते हैं। और एक सेल से दूसरी सेल, एक सेल से 2 सेल, यहाँ पे मदर एक है, यहाँ पे डॉटर 2 सेल बनती हैं। ये तो माइटोसिस पे हो गया। और मियोसिस क्या होती है, मियोसिस भी एक तरह का ही सेल डिवीज़न है जिसमें एक सेल से 4 सेल बनती है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। और मियोसिस कब होती है, मियोसिस तब होती है जब जैसे कि रिप्रोडक्शन करना होता है। रिप्रोडक्शन यानी कि जब बच्चे पैदा करने होते हैं तो एक विशेष तरह की सेल जो होती है मियोसिस के लिए जाती है। विशेष तरह की सेल या फिर विशेष तरह का जो है टिश्यू, बॉडी में पाए जाने वाला एक विशेष तरह का टिश्यू जो है मियोसिस में जाता है। और जैसे कि जब फूल बनते हैं, फूल खिलते हैं, तो वो जो फूल वाले सेल होते हैं वो मियोसिस में जाते हैं। एक विशेष तरह की सेल मियोसिस में जाती है। ठीक है, आगे व्हाट यू लर्न, इसे देख लीजिए। इन सभी चीज़ों को हमने पहले ही पढ़ चुका है। इसमें जो पॉइंट की तरह लिखा है, इन सभी चीज़ों को अब हम लोग देखेंगे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है सेल। सेल होती है। सेल इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो है कि सेल इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल किससे घिरी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। द सेल इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड द प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। हाँ, थैंक यू। जैसे कि वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, आप लोग नंबर ऑफ सब्सक्राइब करने वाले